लास्ट क्लास तक हम लोग देखे थे, इसमें सर्विस कनेक्शन हम पढ़ लिया हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन कॉस्टिंग में। इसके बाद हम लोगों ने देखा कॉमर्शियल रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन का डिफरेंट रूल रेगुलेशन, और उसमें हम लोगों ने 2-3 एग्जांपल को सॉल्व किया। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन फॉर कॉमर्शियल बिल्डिंग, ठीक है, जो कि हमारा कॉमर्शियल बिल्डिंग इंस्टॉलेशन यहाँ हम लिखे हैं। तो हम लोगों को क्या देखना है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन फॉर कॉमर्शियल बिल्डिंग। तो कॉमर्शियल बिल्डिंग में जो हम लोग वायरिंग करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग को, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, क्या कंडीशन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों को जानना होगा कॉमर्शियल में आता क्या क्या है। तो कॉमर्शियल बिल्डिंग में आएगा जैसे हमारा होटल, ठीक, रेस्टोरेंट्स, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज करो स्कूल्स करो, हॉस्टल्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या और जितना तरीके का हमारा ऑफिसेज है, ईटीसी, सभी कुछ हमारा क्या आता है कि जो हमारे इसको कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन बोलेंगे, तो ये सब हमारे कॉमर्शियल बिल्डिंग में आते हैं। कॉमर्शियल बिल्डिंग में ये सभी चीज आते हैं। तो अब रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन और कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन में डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस यही होता है कि देखते हैं हम लोग कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन में कि जो हमारा पावर पॉइंट होता है, जैसे इसमें मशीन होगा, मोटर होगा, लाइट पॉइंट होगा, ये सब ज्यादा होगा, फैन ज्यादा होगा। शॉपिंग मॉल जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जितना बड़ा हमारे घर का रूम है, अगर वहां पे इतने बड़े कोई दुकान है तो उसमें लाइटिंग ज्यादा होता है, लाइटिंग वो लोग ज्यादा करते हैं कि हमारा सामान ज्यादा अच्छा चमकदार दिखे, तो अट्रैक्टिव होगा। मतलब वहाँ क्या, वो भी एक तरीके का पॉलिसी है कि जितना ज्यादा लाइटिंग होगा हमारा सामान उतना ज्यादा चमकदार दिखता है, या उसमें उतना ज्यादा उस सामान का जो खूबी है वो क्लियर दिखता है, और कस्टमर उसको अट्रैक्ट होकर खरीदता है। तो यहाँ पे क्या है कि लाइट पॉइंट बढ़ जाएगा, फैन पॉइंट बढ़ जाएगा, और जितने तरीके का पावर अप्लायंसेस है, जैसे कि बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है तो वहाँ साफ सफाई का काम वैक्यूम क्लीनर से होगा, जमीन पोंछना है तो उसके लिए भी मशीन आता है। तो अब क्या है, एक पॉइंट पे हम पावर पॉइंट लगा देंगे और वहां से पूरे शॉपिंग मॉल को तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया है, ये हमारा कॉलेज का एरिया है। अगर उसे साफ करना है मशीन से, तो हम जब एक जगह अगर पावर पॉइंट लगाएंगे तो इतना लंबा तार कभी पॉसिबल नहीं है, और अगर हम एक जगह से तार कर भी लेते हैं पॉसिबल, तो वो सही तरीका नहीं है काम करने का। तो वो कहना क्या है कि हर जगह हमको पावर पॉइंट जैसा रिक्वायरमेंट है लगाना होगा, ठीक है। एसी हो गया, एसी के लिए भी हमको पॉइंट देना होगा, तो एसी भी किससे चलेगा, तो पावर पॉइंट से चलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि पावर लोड हमारा कमर्शियल बिल्डिंग में ज्यादा हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, तो हम डोमेस्टिक के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख, हम लोग पहले भी एक चीज देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक सर्विस का जो सप्लाई है उसके बारे में। इलेक्ट्रिक सर्विस एंड सप्लाई, तो यहाँ जितने तरीके का भी बिल्डिंग होगा, चाहे वो कॉमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, या इंडस्ट्रियल हो, सभी को इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, हमको सभी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देना है, ठीक है। सप्लाई किसके थ्रू मिलेगा, तो जो सप्लाई अथॉरिटी होंगे, इलेक्ट्रिक बोर्ड होंगे, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी होगा, उससे वो क्या करते हैं कि जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है, जैसे हम लोग घर के पास देखते हैं ना कि ट्रांसफार्मर होता है, वो 3 वायर और एक मतलब 3 फेज और 4 वायर, मतलब 4 वायर चलता है, उसको बोला जाता है 3 फेज 4 वायर सिस्टम। वो हमारे घर के पास आता है, घर के पास आता है तो नियरेस्ट जो हमारा पोल होता है, हम लोग क्या करते हैं, वहां से टैपिंग करते हैं, या तो जो बॉक्स लगा है, बॉक्स में हम अपना सर्विस कनेक्शन का दोनों वायर को कनेक्ट करते हैं। सर्विस कनेक्शन करने का रूल भी था कि हम एक जीआई वायर अपने पोल से घर तक खींचेंगे, उसमें हुक करके लाएंगे कि हमारा वायर में सैग ना हो। ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। तो जो हमारा घर के पास है हम उसमें टैपिंग करते हैं, और हम जो अपने घर के पास ला रहे हैं, कनेक्शन ला रहे हैं, इसको सर्विस कनेक्शन कहा जाता है। तो इस समय भी हम लोग पहले देखे थे कि सर्विस कनेक्शन देने का भी तरीका अलग अलग है। अगर हमारा छोटा कस्टमर है जिसको हम 3 फेज 4 वायर से सप्लाई देना है, तो जैसे लो वोल्टेज है या मीडियम वोल्टेज है, तो लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज में क्या आ जाएगा, 415 या 240 वोल्ट आ जाएगा। तो 240 वोल्ट मतलब अगर हम बोलते हैं एक फेज एक न्यूट्रल लेना है, तो एक फेज में कनेक्ट करेगा, एक न्यूट्रल में करेगा, उससे थोड़ा ज्यादा लोड है तो वो क्या करेगा, 3 फेज को कनेक्शन लेगा।
अगर हमारा बहुत लार्ज कस्टमर है जिसको हायर वोल्टेज का जो बड़ा लोड है जिसके पास, तो वहाँ क्या किया जाता है कि अगर हमारा ट्रांसमिशन लाइन 6.6 केवी, 11 केवी, 33 केवी, तो ये 3 वायर जो हमारा ये सब होता है, 3 वायर में ट्रांसमिशन होता है, तो इसको 3 वायर हाई वोल्टेज सिस्टम से उसको सप्लाई दे दिया जाता है। अब कस्टमर जो है, बड़ा कस्टमर, वो क्या करता है, अपने प्रीमिसेस में ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करता है। वहां वो क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा और अपने हिसाब से सप्लाई जैसा उसको चाहिए उस हिसाब से अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो ये चीज मतलब उस पे है, जैसे हम लोग शॉपिंग मॉल भी जाते हैं तो उसका बैक यार्ड में या साइड में कहीं हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होता है, जो हमारा 11,000 केवी लाइन है शहर के बीच में, तो 11,000 से टैपिंग करके वो सप्लाई लेता है। वो कभी 3 फेज मोबाइल सिस्टम से नहीं लेता है, क्योंकि बड़ा लोड है, हमको लोड का डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से रखना है। ठीक है, तो वहाँ इन लोग तरीका इंस्टॉल करता है। कॉलेज में भी हम लोग देखते हैं कि हमारा एक ट्रांसफार्मर होता है, स्कूल भी बड़ा है तो उनको भी अपना ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना होता है। तो ये ट्रांसफार्मर भी एक छोटा सब स्टेशन है। तो अब हम लोग देख लिए यहाँ पे क्या क्या होता है। तो स्मॉल, रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन होगा, फिर मीडियम, लार्ज इंस्टॉलेशन, इसके बाद लार्ज इंस्टॉलेशन होगा। तो ये होता है हमारा 3 तरीके का जनरली इंस्टॉलेशन होता है। ठीक है, लार्ज इंस्टॉलेशन में भी हम क्या बताएं, 11,000 ये जो भी सप्लाई होगा उसको हम लोग दे देंगे। ठीक है, अभी हम लोग देख चुके थे कि रेसिडेंशियल में कैसे सर्विस कनेक्शन आता है। अगर हमारा मीडियम लार्ज है, मीडियम लार्ज हो गया तो उसमें ट्रांसफार्मर उसको इंस्टॉल करना है, तो होता क्या है उसका एक हम लोग लेआउट देख लेते हैं कि कैसे उसका सर्विस कनेक्शन आता है और उनको क्या क्या इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो इनकमिंग लाइन है, हम इसको ऐसे बना रहे हैं, इनकमिंग लाइन जब आएगा तो यहाँ पे उनको एक सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, 11 केवी हाई टेंशन ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसके बाद जो मेरा अप्लाई ट्रांसफार्मर लग रहा है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों को क्या करना है, ये सर्किट ब्रेकर लगा दिए। ये जो लाइन है इसको भी लिख देते हैं, इनकमिंग 11 केवी फीडर्स फ्रॉम सप्लाई अथॉरिटी। इसके बाद हम क्या बोले, ये जो अब सप्लाई अथॉरिटी ने क्या किया कि 11 केवी का जो सप्लाई था वहां से उनको सप्लाई कनेक्ट कर दिया। अब क्या है कि 11 केवी है तो अभी हम लोग ने क्या, हम मतलब क्या देखें कि जो कस्टमर है वो क्या करेगा कि अपने प्रीमिसेस में एक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करेगा। ठीक है, और उस ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप डाउन करेगा वोल्टेज को। तो अब हमारा क्या है, हाई टेंशन 11 केवी का एसटी सर्किट ब्रेकर लग गया। अब इसके बाद क्या लगना है, तो एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का हम सिंबल बना देते हैं यहाँ पे। ये डेल्टा है, ये स्टार है। ठीक, ये डेल्टा और स्टार क्यों बनाए हैं कि जो डेल्टा हम लोग ट्रांसमिशन देखते हैं, जो 3 वायर रहता है वो डेल्टा कनेक्शन में रहता है, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। लेकिन जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम है इसमें न्यूट्रल को भी हमारा पोजीशन है, ये फेज होगा या न्यूट्रल होगा, तो ठीक है वो अपने यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बनाता है, तो इसलिए वो हो गया स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर। तो इसमें 11 केवी से 400 400 वोल्ट कर देते, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगेगा तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या किया जाता है, एक सर्किट ब्रेकर लगाया जाएगा। प्रोटेक्टिंग डिवाइस हम लोग हर जगह इंस्टॉल, स्टेप बाय स्टेप हर डिवाइस के पहले एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस लगाएंगे। ठीक है ना, तो 415 वोल्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ तो अब हम लोगों ने क्या किया कि स्टेप डाउन कर लिए, स्टेप डाउन करके यहाँ सर्किट ब्रेकर भी लगा दिए। तो अब हम लोग जो पढ़ रहे थे यहाँ से डिफरेंट सर्किट निकलेगा, तो डिफरेंट सर्किट के लिए ये क्या हम बना देते हैं। ठीक है,
तो इसको कर दो 415/240 वोल्ट, जैसा हमको सप्लाई होगा, 3 फेज होगा तो 3 फेज लाइन ले जाएंगे, सिंगल फेज चाहिए होगा तो सिंगल फेज ले जाएंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूज लगा के एक सिंबल बना के यहाँ एक सर्किट हो जाएगा। जितना सर्किट रिक्वायरमेंट होगा हम उतना दिखा देंगे, तो जरूरी नहीं है कि ये एक हम जितना दिखा रहे 5-6 उतना हो, वो डिपेंड करेगा उसके लोड पे। तो ये क्या है, इसको आउटगोइंग सर्किट, ये जितना नीचे है ये क्या है, आउटगोइंग फीडर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी टू वेरियस लोकेशंस। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारा सर्किट रन करेगा, जिस जगह पे हमको जैसा सर्किट चाहिए होगा हम लोग उस जगह पे सर्किट को सप्लाई को ले जाएंगे, चाहे वो पावर लोड होगा या लाइट लोड होगा, वो डिपेंड करेगा हमारे लोड पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे कि इस चीज को कैसे किया जाता है। अभी क्या लिखे हैं? तो ये डिफरेंट सर्किट हमारा रन करेगा डिफरेंट लोकेशन में, और जैसा लोड होगा उसको हम लोग अपने जो रूल हमें पता है उस हिसाब से हम लोग कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है इस पे जो हम लोगों को पढ़ना है, फंडामेंटल कंसिडरेशन ऑफ प्लानिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम। फंडामेंटल कंसिडरेशन ऑफ प्लानिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में, तो हम लोगों को प्राइमरी की चीज क्या है, जो बेसिक चीज है जो हमको दिमाग में रख के प्लानिंग करना है। तो अभी हम लोग इसके पहले क्या डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे हम लोग देखे थे कि डोमेस्टिक बिल्डिंग में हमारा क्या था, लाइट लोड और फैन लोड मैक्सिमम था, पावर लोड बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ कमर्शियल बिल्डिंग में क्या है, पूरा हमको प्रॉपर प्लानिंग करना होगा पहले, ठीक है, कि हमको लाइट सिस्टम कैसे देना है, कैसे हमको यहाँ बहुत ज्यादा लोड है तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कौन से सर्किट में क्या कनेक्ट करेंगे, कैसे सर्किट रन करेंगे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक जगह बना है तो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहाँ एलोकेट करेंगे कि वायर कंजम्पशन कम हो और हमारा सर्किट सभी जगह स्मूथली हम रन कर पाए, कहीं पे भी हमको ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो सर्किट रन कराने में, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे हम लोगों को प्रॉपर प्लानिंग करना होगा लाइट फैन के लिए और पावर पॉइंट के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ हम अभी जैसे डिस्कस किए थे हम लोग कि शॉपिंग मॉल में क्या होता है कि लाइटिंग हमको बहुत ज्यादा चाहिए, कहीं कोई भी कॉर्नर हम लोग नहीं देखते हैं कि वहाँ डार्क होता है, ठीक है। घर में क्या होता है कि हम लोग 2 बल्ब 3 बल्ब एक साथ नहीं जलाते, हमारा है एक ट्यूब है, हम जला लिए हमारा काम हो जाता है। लेकिन शॉपिंग मॉल में अगर उसी साइज का रूम है तो कम से कम उसको 4 बल्ब चाहिए, 4 ट्यूब जलाएगा। तो उस हिसाब से हमको उसका लोड का सिलेक्शन करना है, हमको उसका सही लोकेशन जो बल्ब का है उसका सही लोकेशन डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ बल्ब और फैन की बात तो नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारा पोर्टेबल अप्लायंसेज इंस्टॉल होता है, ठीक है, कमर्शियल बिल्डिंग में। जैसे कि जो कि बहुत डिफरेंट जगह पे भी ऑक्यूपाइड होते हैं, जैसे कि एग्जॉस्ट फैन भी लगेगा, रेफ्रिजरेटर्स लगेगा, ओवन लगेगा, इलेक्ट्रिक हीटर चाहिए हमको, एयर कंडीशनिंग चाहिए, वहाँ कुकिंग मशीन चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, बहुत डिफरेंट रेटिंग का मोटर चाहिए, और भी बहुत सारा चीज है जो कि हम लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जो हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो सभी चीज के लिए हमको करेक्ट लोकेशन हमको पहले ही डिसाइड कर लेना होगा। अप्लायंसेस के लिए मोटर क्या रेटिंग का लगाएंगे उस रेटिंग को हमको पहले ही पता होना चाहिए, तभी हम प्लानिंग कर पाएंगे इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट का। अगर हमको मोटर का पता ही नहीं रेटिंग है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहाँ से लाएंगे, वायर सिलेक्शन कैसे लाएंगे, कितना सर्किट है कैसे लाएंगे, लोड कैलकुलेट कैसे करेंगे। क्योंकि जब मोटर क्या होता है ना कि मोटर जब स्टार्ट होता है तो अपने जो रेटेड करंट होता है तो उसका 1.5 टाइम्स ड्रॉन करता है अप्रोक्स एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। घर में भी जिसके जैसे समर्सेबल पंप होगा ना, तो क्या करो कि समर्सेबल पंप स्टार्ट करने के पहले या कोई भी मोटर स्टार्ट करने के पहले घर में ना पीला पुराना बल्ब जो होता था उसको जला लो और उसका स्टार्टर का स्विच दो, तो देखना वो सडन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो क्या करेगा, डिम होगा फिर ग्लो करेगा।
तो क्या होता है कि मोटर उस समय 1.5 टाइम्स करंट ड्रॉन करता है अपना रेटेड, तो वो नॉर्मल करंट है हमारा मोटर के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग वहां पे बैक ईएमएफ मोटर में नहीं रहता है, जिसके चलते हमारा वो ड्रॉन करता है। तो बैक ईएमएफ क्या है, मशीन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये चीज फंडामेंटल कंसिडरेशन ऑफ प्लानिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम में हमको बस यही करना होता है कि हमको प्रॉपर लोकेशन, हर ऑक्यूपेंसीज का या हर अप्लायंसेस का प्रॉपर लोकेशन खोजना होता है, किस लोकेशन पे हम क्या इंस्टॉल करेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और कहीं हर मोटर का रेटिंग हमको पहले पता होना चाहिए, हर अप्लायंसेस के लिए करेक्ट लोकेशन होना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए ही हम लोग इंस्टॉलेशन का प्लान करते हैं।